So, sir, currently I'm Professor Emeritus at University of the Punjab, and earlier I had been Vice Chancellor at GC Women University Sialkot. LCW, I have served in different institutions. So I think मेरी जो विंडो ये आप ही ऑपरेट करेंगे अपनी तरफ से. जी नेक्स्ट मैम, आप नेक्स्ट शेयर करने का जी कह दीजिए, नेक्स्ट करने का बोल दीजिए जी प्लीज। नेक्स्ट प्लीज. राइट, क्योंकि मुझे बात करनी है on research publication, how to publish your work. And I'm sure, yeah, that few of you or most of you might have published already. So आप जानते ही होंगे इसको कि research publication और manuscript जो है वो बनाते कैसे हैं. और मुझे खुशी ये है कि कोई एक वक्त था जब कॉलेजेस में रिसर्च का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था और people were used to only teaching, and now this component also has been introduced. So research culture जो है colleges में आना शुरू हुआ. So it's really very heartening क्योंकि जो हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं होती विदाउट रिसर्च. सो एकेडमिक पार्ट टीचिंग, but at the same time we also have to do some research to I'm sure कि आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस हैं आजकल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी दे रहे हैं या बीएस की डिग्रीज भी ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर रिसर्च मेथड का इंट्रोड्यूस करना बड़ा ज़रूरी है. So जब हम मैन्युस्क्रिप्ट बना रहे होते हैं रिसर्च का तो देर आर डिफरेंट, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू आई एम श्योर अ वाइडर ऑडियंस फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, जिसमें साइंस के लोग भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं, लिटरेचर के भी होंगे. सो आई ट्राइड कि मैं सारों को कवर करूं और सारों का जिक्र करूं एटलीस्ट. तो जब आप रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट बना रहे होते हो तो आपका जो स्टाइल होता है राइट अप का, फॉर्मेटिंग का, वो डिपेंड्स ऑन के व्हाट डिसिप्लिन यू आर and also what style you are using. The most commonly used style is APA, American Psychological Association styles, और उसका जो भी recent publication manual है वो guide करता है that how to prepare a manuscript. And then there is a Chicago Manual of Style Guidelines, or these are used basically by humanities and medicine people. Third is Modern Language Association Guidelines, जिसको generally MLA भी कहते हैं. Most commonly used for qualitative research and particularly humanities. So इसके अलावा अगर आप आर्टिकल को सबमिट करें तो आपके जो एडिटोरियल बोर्ड है या जर्नल की जो ऑडिटोरियल कमेटी है वो भी आपको गाइडलाइन देती है कि आप इस तरह से अपना मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको तैयार करें. So it's not specifically that we are confined to all these three styles. There are styles which are prescribed by the editors of the journals. So whenever we submit, we just first of all we have to look at those guidelines and then prepare our manuscript accordingly. इसके जो आपका स्टाइल है उसके अंदर अगर आप मेनली देखें तो साइटेशन का स्टाइल दिया होता है. साइटेशन मीन के हाउ डू यू गिव द रेफरेंसेस विद इन द टेक्स्ट. जब आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपने हमेशा रेफरेंसेस को कोट करना होता है. पर्टिकुलरली फर्स्ट इनिशियल पार्ट जो जिसमें इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू आता है उसमें बहुत ज़्यादा आप डिपेंड कर रहे होते हैं ऑन द एग्जिस्टिंग मटेरियल. भले वो डेफिनेशंस दे रहे हो या आप मॉडल्स दे रहे हो या आप रिसर्चेस कोट कर रहे हो, तो आप एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को कंसल्ट कर रहे होते हैं और उनका एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम उसको एक्नॉलेज ना करें तो वो प्लेजरिज्म कंसिडर होता है. या आपको पूछा जाता है कि हु सेड दैट. आप अगर एक बहुत बड़े क्लेम्स कर रहे हैं एक लिखते हुए और सुपरफ्लूइड किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो द पीपल वुड पुट अ क्वेश्चन मार्क, इज इट योर. अगर इफ इट्स योर्स तो बेस्ड ऑन व्हाट, हाउ यू कैन मेक सच अ क्लेम. सो अगर आप ये चीज़ें लिख रहे होते हैं, थियरीज दे रहे होते हो, मॉडल्स दे रहे होते हो, डेफिनेशंस दे रहे होते हो, तो उसके साथ साथ जो भी ऑथर होता है उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है. एंड दैट इज़ नोन एज साइटेशन, जिसकी बेसिस पे फिर हम रेफरेंसेस लिखते हैं, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ एन आर्टिकल. तो बेसिकली आपके ये जो स्टाइल्स हैं, ये जितने भी हैं, एपीए है, शिकागो है, एमएलए है, दे गाइड यू ऑन मेनली ऑन दोस. They also guide you how to prepare your manuscript from style point of view. Style mean ये जो formatting होती है कि आपका font size क्या होना चाहिए, पेज लेआउट कैसा होना चाहिए, हेडिंग्स कैसे देनी है, सब हेडिंग कैसे देनी है,
टेबल्स की फॉर्मेटिंग क्या होनी है, टेबल्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन जानी है, फिगर्स देनी है तो वो किस तरह से देनी है. It's actually guiding you on preparing a manuscript. It doesn't tell you on the content, of course. वो तो आपने खुद अपना आपका intellectual property है या intellectual copyright है जो आप लोगों को एक्नॉलेज करते हुए लेके चलते हैं, लेकिन ये आपको फॉर्मेटिंग ज़रूर बताता है कि साइज क्या होना चाहिए पेज का, या उसके अंदर आपस में लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए. छोटी मोटी टेक्निकल फॉर्मेटिंग के ऊपर भी आपको गाइडेंस मिलती है. और जर्नल के जो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि जर्नल पीपल आल्सो गाइड यू. तो जर्नल के अंदर जब कहीं पे अभी आप सबमिट करते हो तो वो लिखते हैं यूज एपीए फॉर्मेट और शिकागो, और दे हैव गिवन यू देयर ओन फॉर्मेट. तो आपको माइंडफुल होना होता है, देखना होता है कि आप जब आर्टिकल प्रिपेयर करो तो सबसे पहले जर्नल की दी गई गाइडलाइन को ज़रूर देख लीजिए, या जो मैं करती हूँ या अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को भी गाइड करती हूँ, या एमएस एमफिल स्टूडेंट्स को, कि जिस भी जर्नल ने आपने सबमिट करना है उसके आर्टिकल्स डाउनलोड करके ज़रूर देख लो. Let's say you are submitting an article to an impact factor or international or any journal for that matter, even local. तो सबके अब आर्टिकल जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको डाउनलोड करके देख लो और वो आपके लिए गाइडलाइन बन जाएगी कि हाउ टू प्रिपेयर योर ओन मैन्युस्क्रिप्ट. So this was about different type of styles. जी, next please. इसमें when we look at any article, मैं आर्टिकल और मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, और मैं बड़ा स्लो जा रही हूँ अपनी तरफ से, अदरवाइज मैं बहुत तेज बोलती हूँ. कि मैन्युस्क्रिप्ट और आर्टिकल इंटरचेंजेबल टर्मिनोलॉजी है. तो अगर आप एक कन्वेंशनली एक आर्टिकल को देखते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं तो उसके ये इतने सब कंपोनेंट्स होते हैं. एक सबसे ऊपर टाइटल पेज होता है, और वो हर जर्नल चाहता है कि आपका टाइटल पेज अलग से हो, क्योंकि आपका जब आर्टिकल रिव्यू होने के लिए जाता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट से ऑनवर्ड्स चीज़ें जाती हैं. आपका टाइटल पेज जो है वो एडिटोरियल कमेटी विद होल्ड कर लेती है. दे डोंट शेयर इट बिकॉज वो अनोनिमस रिव्यू होना होता है, जिसको हम डबल ब्लाइंड और ब्लाइंड रिव्यू कहते हैं. Double blind mean that you don't know who has evaluated your article, or the reviewer doesn't know that whose article is it. So इसलिए usually जो editorial board है या journals हैं वो expect करते हैं कि आप title page अलहदा से बनाएं जिसमें आपका नाम, आपका designation, आपकी institutional affiliation आनी है. Then comes the abstract. इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी इसमें पूरे में. Then introduction and literature review. अब आपके बहुत कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप इंट्रोडक्शन अलहदा लिखिए और लिटरेचर रिव्यू अलहदा लिखिए, और अक्सर जर्नल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू वीव इन होना चाहिए. थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूँ इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में. तो जब हम थीसिस करवाते हैं, मतलब फुल फ्लैज थीसिस लिखते हैं, तो जो वेस्टर्न स्टाइल है या यूएसए स्टाइल है या ब्रिटिश स्टाइल है वो सारे डिफरेंट हैं. क्योंकि आई एम यूके ट्रेंड, तो वहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे या जनरली स्पीकिंग वहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर अलहदा लिखा जाए, लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर अलहदा लिखा जाए. लेकिन when you move to USA then they would require you to write introduction and literature together. मतलब अभी भी इन करते जा रहे हैं साथ साथ, जहाँ पे कोई किसी भी वेरिएबल की बात होती है वहीं पे उसे रेलेवेंट लिटरेचर रिव्यू भी कोट करते जाते हैं. तो ये फिर वही बात है कि ये आपको जर्नल को देखना पड़ेगा कि आज जर्नल एक्सपेक्ट करता है कि इंट्रोडक्शन अलहदा लिखा जाए, लिटरेचर रिव्यू अलहदा लिखा जाए, इसलिए मैंने इसको एक ही हेडिंग में ले लिया. देन कम्स द मेथड, जिसके अंदर इनफैक्ट दिस इज वेयर यू आर सेइंग व्हाट यू डिड, हाउ डिड यू डू. ये एक तरह का एक पूरा प्रोसीजरल जो सेक्शन है मेथडोलॉजी का, ये वो सेक्शन है. देन आपके एनालिसिस, हाउ डिड यू एनालाइज योर डेटा, एंड देन रिजल्ट सेक्शन, उसी के साथ ही के रिजल्ट एनालाइज कैसे किया आपने, हाइपोथेसिस अगर बनाए फार्मूलेट की हुई हैं तो उनको टेस्ट कैसे किया यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और यहाँ पे आप रिजल्ट कोलेट करते हैं जिसमें आप टेबल भी दे सकते हैं, फिगर्स भी दे सकते हैं, उनके क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, हाइपोथेसिस का भी लिख सकते हैं कि वेदर सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड. देन कम्स डिस्कशन एंड कंक्लूजन सेक्शन. डिस्कशन के अंदर मेजर जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको आप डिस्कस करते हो इन द लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेटेड विद द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो आपने लेके चले,
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیا آپ کی جو فائنڈنگز ہیں آر دے ان لائن ود ایگزسٹنگ لٹریچر اور دے آر ڈفرینٹ. اف دے آر سیم give explanation. If they are not, they are different, then even then give explanation. اور پھر آپ کنکلوڈ کرتے ہو. Then comes list of references اور appendices اور annexures بعد میں آتے ہیں. فار انسٹنس کیونکہ میرا سائیکالوجی ہے فیلڈ تو سوشل سائنسز میں یوزلی انیکسچرز پیچھے آ جاتے ہیں جن میں آپ لیٹ سے آپ نے کوئی کویسچنرز یوز کیے یا کوئی ٹیکنیکس یوز کی جیسے آپ سائنس کے لوگ ہیں تو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈیشنل انفارمیشن آپ نے دینی ہے تو آپ کے وہ اپینڈسز کے اندر یا انیکسچرز کے اندر جائے گا. جی نیکسٹ پلیز. نا ٹائٹل پیج میں کیا ہونا چاہیے. ٹائٹل کے اندر ایک ٹاپک ہوتا ہے ریسرچ کا اینڈ ٹاپک آف ریسرچ از اباؤٹ ویریبلز بین ایکسپلورڈ. یہاں میں پہلے میں نے جب کافی لمبا چوڑا لکھا ہوا تھا کہ ٹاپک کے اندر ویریبلز کیا ہوتے ہیں کس طرح کا ٹاپک ہونا چاہیے لیکن پھر یہ ڈائریکشن آئی کہ جی آپ اپنی سلائیڈس کو 20 to 25 تک کنٹین رکھیں تاکہ پارٹیسپینٹس آپ سے ڈسکشن کا ٹائم انہیں مل سکے. تو I will describe it otherwise میں نے یہ تھوڑا سا لیوریج لی کہ وہ مجھے چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑی. تو ٹاپک بیسیکلی جب بھی آپ ٹاپک چوز کرتے ہیں تو ایک کنسائز ہونا چاہیے مطلب ٹو مینی ٹرمینالوجیز. فار ایگزامپل اکثر کنونشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ لکھتے ہیں کہ کمپیریزن آف دس گروپ ود دس گروپ لمبا چوڑا پیراگراف کی طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں یا اسٹڈی آف ریلیشن شپ بٹوین ٹاپک میں سے اس طرح کی اینڈ انویسٹیگیشن آف یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ لکھی جائیں. So you just list down your variables which you're studying, be it independent variable or dependent variable. تو ان کو آپ straight away لکھیں. For instance, if you want to write down self confidence and self-esteem of children studying or living in orphanage, that is perfectly all right topic. You don't have to write down a study of relationship between self-esteem and confidence in children living in. تو آپ کو ایک تو پارسیمونیس ہے مطلب آپ نے کنسائز وے میں بات کرنی ہے اور آپ نے جو اسیومنگلی یوزلی ریسرچر یہ کرتا ہے کہ جو آئی وی ہوتا ہے اس کو پہلے بات کرتا ہے اور ڈی وی کو بعد میں لے کے آتا ہے. تو آپ کا ٹاپک آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے. ٹاپک شوڈ بی ایکسپلینیٹری سینٹرڈ اینڈ ٹرمز فل ٹرم لکھیں. مطلب فار ایگزامپل ہم کبھی کسی بیماری کا ایبریویشن لکھ دیں یا کسی آرگنائزیشن کا ایبریویشن لکھیں یوزلی ٹائٹل میں ایسا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل پیپل میں رائٹ آن پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو PTSD لکھ دیں. ٹاپک میں ایسا نہیں ہے. ٹاپک میں آپ نے فل لکھنی ہے. ٹرم جو ہے وہ فل لکھنی ہے. تو یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پرسائز ہو اور ٹو دا پوائنٹ ہو. یہ جو رینڈم قسم کی ٹرم ایکسپریشنز ہیں ان کو اوائڈ کریں. اسٹڈی آف ریلیشن شپ آف یہ نہیں لکھنے کی ضرورت. اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر ہی آتھر کا نام اور انسٹیٹیوشنل افیلیشن آتی ہے اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ یہ علیحدہ مانگا جاتا ہے یہ آرٹیکل کے اوپر نہیں. لیکن جب پرنٹ ہوتا ہے تو آف کورس وہ ایبسٹریکٹ کے اوپر آپ کا ٹائٹل بھی آتا ہے نام بھی آتا ہے انسٹیٹیوشنل افیلیشن بھی آتی ہے. تو آتھر کا نام آنا ہوتا ہے اور آتھر کا نام بھی ان فل آپ دیتے ہو لیکن جب وہ پبلش ہوتا ہے تو سر نیم پہلے آ جاتا ہے اور پھر آپ کے انیشلز آ جاتے ہیں. سو I'm sure you know what surname is and what is initial. So as well as institutional affiliation. یہاں پہ میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بتاؤں آپ کو کہ ہم بہت زیادہ کنسرن نہیں ہوتے یا ہم شاید چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے تو ہم کوئی بھی افیلیشن لکھ دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ریسرچ پنجاب یونیورسٹی میں کی اور میں وہاں سے چلے گئی اور کہیں اور چلے گئی کسی اور یونیورسٹی میں تو میں وہاں کی افیلیشن ایکچولی پراپرٹی کاپی رائٹ جو ہوتا ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ ریسرچ کنڈکٹ کی ہوتی ہے. So it is important that you write institutional affiliation. For example, I did my PhD from Surrey University. تو اگر میں 20 سال بعد بھی کوئی آرٹیکل پبلش کروں گی تو اس میں پنجاب یونیورسٹی کا نام نہیں آئے گا. یونیورسٹی UK کی یونیورسٹی کا آئے گا. However, آپ نیچے جب انسٹیٹیوشنل افیلیشن اپنی لکھتے ہیں اپنا ایڈریس لکھتے ہیں یا آپ کی پریزنٹ جو بھی آپ کہاں پہ ہیں جاب کیا کر رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنے افیلیشن جب آپ دیتے ہو کہ آئی ایم ٹیچنگ رائٹ ناؤ دا آتھر از ٹیچنگ ان یونیورسٹی آف دا پنجاب
तो बाज़ दफ़ा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लिखते हो तो उतना ही बेनिफिट पंजाब यूनिवर्सिटी को मिल जाता है और उतना ही बेनिफिट उस यूनिवर्सिटी को मिल जाता है जहाँ पे आपने रिसर्च कंडक्ट की है। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मतलब डूइंग समथिंग रॉन्ग अननोइंगली, तो इसलिए एफिलिएशन उसी इंस्टीट्यूशन की आएगी जहाँ पे आपने रिसर्च की। और हमेशा ये याद रखिए कि अपना नाम जो आपने पहली दफ़ा अपनी पब्लिकेशन में यूज़ किया वो ही करेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि आज मेरी शादी होगी तो मैं हस्बैंड का नाम सरनेम पे लगा दूँ। पहली दफ़ा अगर आपने जो नाम एज़ अ रिसर्चर यूज़ किया, दिस इज़ योर रिसर्चर नेम, दिस इज़ नॉट योर नेम अदरवाइज़। तो आपने खुदा न खास्ता आज शादी हुई तो आपने हस्बैंड का नाम कर सरनेम कर लिया, कल को अल्लाह ना करे मिसहैप हो गया, वो ख़त्म हो गया बैक टू, तो वो आप दूसरा, पीपल विल नॉट एक्नॉलेज यू। आजकल आपको ऑर्सिट के ऊपर, रिसर्च गेट के ऊपर, गूगल स्कॉलर के ऊपर आपके नाम से, आपकी ऑथरशिप से आपकी पहचान बनती है। लेकिन अगर आप हर तीसरे दिन नाम बदलेंगे तो वो आइडेंटिटी आपकी जो है वो लूज कर देंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू वंस डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू पब्लिश विद दिस नेम, दैट नेम शुड स्टे इन फ्यूचर टू। सो थ्रू आउट योर करियर आप उसी नाम के साथ आप चलेंगे। जी नेक्स्ट प्लीज। I'm just giving you a few examples of authors names जो आप के जब अपीयर होते हैं या आप इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन देते हैं। वन ऑथर है, वन एफिलिएशन है, तो आप कौसर आर के यू एस, जैसे मेरा सर नेम के यू एस आर, तो आर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूके। I'm talking about if I publish my PhD work. Then if there is one author with two affiliation, होता है ना, जैसे मैंने अभी बता रही हूँ आपको, तो आपने उसको तो एक्नॉलेज करना ही है। पंजाब दोनों को आपकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। ऐसा ना करें कि उसकी एफिलिएशन को ओमिट कर दें। ओमिट नहीं करना, उसे रिटेन करना है। इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रोविजन कि आप जेन्युइन काम कर सकते हैं और दोनों को ही क्रेडिट दे सकते हैं। सो वन ऑथर, नो इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशन हो सकता है आपने रिसर्च कुछ लोगों ने की और जॉब नहीं की, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। इफ यू वांट टू पब्लिश यू कैन पब्लिश इट। देन टू ऑथर विद वन अफिलिएशन, आर कौसर आर फॉर एग्जांपल, माय सुपरवाइजर्स नेम इज हियर एंड पावल जी। तो आप ये तो वो आपको पूरी टेक्निकल गाइडलाइन मिल जाती है उससे, एपी के मैनुअल से, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, बिकॉज वी बोथ वर्क फ्रॉम देयर। सो टू ऑथर्स, टू डिफरेंट एफिलिएशंस। एक मैं अगर अप्लाइड पंजाब यूनिवर्सिटी में और वो वहाँ पे है, तो आप दोनों एफिलिएशंस अलग-अलग भी दे सकते हैं। सो दीज आर पॉसिबल एग्जांपल्स जो कि मैंने यहाँ पे सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, कि व्हेन यू आर राइटिंग योर इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन एंड योर नेम एंड योर को ऑथर्स नेम, तो वो आप लिख सकते हैं। और ये एथिकली राइट है, क्योंकि आपका सुपरवाइजर इवन उसका नाम नहीं भी लिखेंगे तो यूके वगैरह में उसकी वो पब्लिकेशन कंसिडर की जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि जी सुपरवाइजर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता। आई पर्सनली फील के ज़रूरी होता है, बिकॉज़ जो ऑथरशिप का क्रेडिट है, जो एपीए डिफाइन करता है या बाकी लोग दूसरे जो स्टाइल्स हैं या मैनुअल्स हैं जो करते हैं, उसमें ऑथरशिप का क्रेडिट की क्लियर डेफिनेशन दी हुई है कि वो बंदा जिसने आपको कंसेप्चुअलाइजेशन, इस पर्टिकुलर टॉपिक की कंसेप्चुअलाइजेशन, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस किसी भी तरह उसने आपके साथ किया, तो उसको आप ऑथरशिप का राइट देंगे। तो सुपरवाइजर तो मेरा ख्याल है कि पर्टिकुलरली पीएचडी एमफिल सुपरवाइजर तो आपके साथ थ्रू आउट रहता है और आपका एंड टेल एंड तक। कुछ सुपरवाइजर ऐसे भी हैं कि वो हैंड होल्डिंग करते हैं टिल द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द आर्टिकल एंड इवन करेक्शंस, तो उनका नाम आना ऑथरशिप में ज़रूरी है। लेकिन या मैं ये भी काशन कर दूं कि ये जो गिफ्ट पब्लिकेशंस होती हैं या ये कंसोशियम्स बने हुए हैं, और ये बड़ा हमारा आर्गुमेंट एचईसी के साथ भी चल रहा होता है कि ये जो आपने नंबर की गेम कर दी है ना, उसकी वजह से बहुत सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होना शुरू हो गई हैं। पीपल हैव अ कंसोर्स 10 पीपल मेक अ कंसोर्शियम एंड 10 आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड, और कहते हैं मैं आपका नाम लिख देता हूँ तुम मेरा लिख दो। सो इसकी वजह से बड़ी कबाहतें हुई हैं। मेरा ख्याल है वी शुड रिमेन एथिकल और ट्राई टू पब्लिश जेन्युइनली व्हाट वी हैव डन। अगर मैंने किसी को अब इस पे एक नई बहस शुरू हो जाएगी, इसलिए आई थिंक आई मूव ऑन। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जी स्लाइड चेंज कर दीजिए। मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं हो रहा। जी स्लाइड चेंज कर दें प्लीज।
right. Now I'm coming to the abstract. Abstract should contain a concise and complete summary. Abstract, देखिए जब आप लिटरेचर सर्च कर रहे होते हैं, आपने किया होगा, अगर आपने इवन एमफिल भी किया है, पीएचडी भी किया हुआ है, मैं आपको क्योंकि देख नहीं पा रही इसलिए मुझे नहीं पता, या आपसे बात नहीं डायरेक्टली हो पा रही, तो आप जब लिटरेचर सर्च करते हो तो सबसे पहले आप टाइटल देखते हो कि मेरे से रेलेवेंट है कि नहीं। टाइटल देखने के बाद, टॉपिक देखने के बाद आप एब्स्ट्रैक्ट देखते हो और डिसाइड करते हो कि मुझे फुल लेंथ आर्टिकल पे जाना है कि नहीं जाना है। उसे बहुत दफ़ा आपको परचेज करना पड़ता है, बाद दफ़ा आपको पूरी लेबोरियस रीडिंग करनी पड़ती है। तो आप समझते हो कि एब्स्ट्रैक्ट आपको रिफ्लेक्शन होता है पूरे के पूरे काम का, वेयर यू विल सी के क्या किया है किसने, कि रेलेवेंट है कि नहीं है। सो एब्स्ट्रैक्ट शुड कंटेन अ कंसाइज एंड कंप्लीट समरी ऑफ द होल आर्टिकल, or for that matter thesis, usually in a single para. It starts with the topic followed by objectives. एक single liner. For example, this study examined this self-confidence and self-esteem of children living in orphanages, and main objective was this hypothesis were this main hypothesis. इसमें जरूरी नहीं कि सारी की सारी hypothesis, it was hypothesized that, और नीचे पूरा पैरा जो है hypothesis से वो देख लेंगे hypothesis भी कैसे concise करनी है। then method, जिसके अंदर आप ये लिखेंगे कि सैंपल कैसे रिक्रूट किया, कौन सा तरीका असेसमेंट का इस्तेमाल किया, या आप अगर साइंस के हैं तो दैट वी योर वर्क विल बी इवन मोर कंसाइज, क्योंकि आप मैटर ऑफ फैक्ट काम कर रहे होते हैं। क्वालिटी सोशल साइंसेज में थोड़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देना पड़ जाता है, रिजल्ट्स क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या है। सो ये सारा कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैनिफेस्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट की दो तरह की किस्में होती हैं। आई एम टॉकिंग फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसके अंदर आपको कहा गया होता है उनकी तरफ से कि जी जर्नल की टीम या एडिटोरियल कमेटी या एडिटोरियल बोर्ड की तरफ से उन्होंने गाइडलाइन आपको ये दी होती है कि जी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखें तो उसके सेक्शंस बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड, जिसके अंदर आप ज़ाहिर है इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आपका टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, रिजल्ट्स, आपने ये सब हेडिंग दे के आपने देना होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में एक पैराग्राफ की शक्ल में ये सब कुछ ही देना है, लेकिन आपने उसकी सब हेडिंग्स नहीं बनानी। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। जी नेक्स्ट प्लीज। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यूजुअली आपकी जो काम है उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जांपल हियर यू डिफाइन योर वेरिएबल्स एंड यू डिफाइन एंड डिस्क्राइब लिंक बिटवीन द वेरिएबल्स, और उसमें आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वेरिएबल डेफिनेशंस, डिफरेंट थ्योरेटिकल मॉडल्स, और किसके ऊपर, किस मॉडल के ऊपर आपने अपना काम बेस किया। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम कर रहे हो तो you most probably there might be n number of theories of self esteem, but important is कि which one you chose to work on, किसके ऊपर आपने अपना काम बेस किया। तो ये आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अपने जो पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है आपने इंट्रोडक्शन के अंदर देनी होती है। और इंट्रोडक्शन वैसे ये usually rationale and significance of the study objective and research question and research hypothesis may move after literature review too. इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं जी इंट्रोडक्शन के बाद दे देनी चाहिए। आई पर्सनली फील नो। क्यों कि आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर अभी डिफाइन कर रहे हो, डेफिनेशंस दे रहे हो, आप चीज़ों को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन आपने अभी लिटरेचर रिव्यू नहीं किया। आपने ये नहीं देखा कि प्रीवियसली जो रिसर्च हुई है उसमें लिटरेचर रिव्यू आपको गाइड करता है इन फॉर्मुलेटिंग योर रिसर्च क्वेश्चंस एज वेल एज हाइपोथेसिस। तो अभी तो आपने नहीं किया, तो इसलिए आप इस वक्त कैसे दे सकते हो। नंबर 2, रैशनल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। रैशनल का आपने आर्गुमेंट देनी है व्हाई दिस स्टडी इज इम्पोर्टेंट। ये मैं अगर सेल्फ स्टीम ऑर्फनेज बच्चों के ऊपर काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, बहुत सा काम हुआ होगा। सो व्हाट इज सो डिफरेंट इन माय वर्क। सो आपने एक जो आर्गुमेंट डेवलप करनी है अपनी स्टडी के, उसको कहते हैं रैशनल ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस मीन्स के हाउ दिस स्टडी वुड बी यूजफुल। आप अगर स्टडी कर रहे हो सेल्फ एस्टीम के, सो व्हाट,
व्हाट अ बिग डील, तो आपने वो जो व्हाट अ बिग डील है वो लिखनी है कि जी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं किसके लिए इम्पोर्टेंट है, उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ऑर्फनेज की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, सोसाइटल इम्पैक्ट इसका क्या आएगा, या सोसाइटी के लिए क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आप इंडिजिनस काम कर रहे हो तो क्या आप अस्यूम कर रहे हो कि पाकिस्तानी ऑर्फनेजेस में फ़र्क होगा फाइंडिंग्स कंपेयर टू द अदर ऑर्फनेजेस, तो ये सारा जो है आपका एक रैशनल एंड सिग्निफिकेंस में, और ये भी तभी आप रैशनल डेवलप कर सकते हो जब आप या कह सकते हो कि जी क्यों ये स्टडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हो तो आपको गैप आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं या कौन सी पॉपुलेशन ऐसी है, कौन से एज ग्रुप ऐसे हैं, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कौन सी ऐसी है जो लैकिंग है जिस पे काम नहीं हुआ हुआ। तो सिर्फ ये कह देना, क्योंकि मैंने पता नहीं 37 ईयर्स तो पढ़ाया है, देखते स्टूडेंट एक सिंगल लाइनर लिख देता है कि ये क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली स्टडी है, पाकिस्तान में नहीं है, दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। रैशनल में एक प्रॉपर आपने आर्ग्यू करना होता है कि व्हाई दिस स्टडी, और ये हमारा जाना चाहिए जो जब हम इंट्रोडक्शन और लिटरेचर दोनों अलग-अलग क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये लिटरेचर के सेक्शन के बाद, दोनों के बाद। जी नेक्स्ट प्लीज। Next slide, please. Literature review. Literature review provides an overview of the previous research in the area of investigation. आपको लिटरेचर थॉरो लिटरेचर रिव्यू चाहिए होता है जब आप एक काम करते हो। अगर आप यूके में जाओ तो क्योंकि वो ज़्यादातर रिसर्च का काम हो रहा होता है, उनका कोर्स वर्क के ऊपर कम एम्फेसिस है, तो आप कम से कम 6 महीने देते हैं कि लिटरेचर रिव्यू करो बैठ के लाइब्रेरी में, या अब तो ज़ाहिर है ऑनलाइन बड़ी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, और ट्राई टू सी एंड सी के व्हाट यू वांट टू वर्क, और आप पहले बहुत घूमते हो फिर उसके बाद फोकस होते जाते हो, पहले ऐसे एरोज जा रहे होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता कंसाइज होते जाते हो कि अब ये मेरा फोकस है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि अगर आपने पाकिस्तान से डेटा कलेक्ट करना है या पाकिस्तान में करना है या कहाँ से जो भी करना है, तो कौन सी रिसर्च ऐसी है जो कि यूजफुल भी होगी, मतलब जो आपकी सिग्निफिकेंस भी जिसमें आएगी और जो सोसाइटल इम्पैक्ट भी लेके चलेगी। सो लिटरेचर रिव्यू इज इम्पॉर्टेंट टू गाइड यू, और लिटरेचर रिव्यू आल्सो गाइड यू ऑन मेथोडोलॉजी कि कौन सी मेथोडोलॉजी प्रीवियसली रिसर्चर्स ने यूज की है, तो आप उसमें से वो टेक्निक्स पकड़ सकते हो, वो क्वेश्चनर्स यूज कर सकते हो, वो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू। और मैं जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ वो कहती हूँ कि जी आप लेटेस्ट आर्टिकल पकड़े मेटा एनालिसिस का, उसमें ये होता है कि वो एक लिटरेचर रिव्यू का ही रिव्यू आर्टिकल होता है, और वो लेटेस्ट जब रिव्यू आर्टिकल आप लेते हो तो 2-3 पकड़ो उनको, तो वो तकरीबन आपके उस एरिया सारे को पिछला भी कवर कर रहे होते हैं। सो आपको यू हैव टू लुक एट द लिटरेचर, और लिटरेचर मीन्स पब्लिश्ड आर्टिकल जो एम्पिरिकल डेटा होता है। ये आपका लिटरेचर रिव्यू फोकसेस ऑन सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, तो ये सारा आपको वहाँ से गाइडलाइंस मिल जाती हैं, व्हाट हैज बीन एक्सप्लोर्ड, गैप्स बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन लिटरेचर रिव्यू, और फिर आपके रैशनल डेवलप होता है। इट हेल्प्स डेवलप आर्गुमेंट फॉर द स्टडी, व्हाई स्टडी टू बी कैरिड आउट विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, based on the objectives of the research formulate research questions or hypotheses. अगर आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी है या क्वालिटेटिव स्टडी है तो यूजुअली यू गो फॉर क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस, और अगर आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी है तो यू विल गो फॉर हाइपोथेसिस। Hypothesis is actually assumptions or postulated relationship between variables or differences between groups और chemical functions जो होते हैं उनके मुतालिक आप hypothesize कर रहे होते हो, और यही hypothesis और research questions हैं जिनका आप फिर जवाब दे रहे होते हो, आंसर ढूंढ रहे होते हो थ्रू एनालिसिस, थ्रू डेटा कलेक्शन, एंड देन बाय एनालाइजिंग योर डेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर शुड बी अ harmonious sequence starting from conceptualization of your research which is introduction topic, और फिर उसके बाद जो फ्लो चल रहा है वो ये ना हो कि टॉपिक कुछ हो, हाइपोथेसिस कुछ हो, एनालिसिस कुछ हो, so we won't be able to conclude anything. सो ये एक लिटरेचर रिव्यू का पर्पज ये है, और इसके बाद आप लिखते हो यहाँ पे जब आप लिटरेचर रिव्यू कर चुके हो, देन यू विल राइट डाउन कि दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव,
this was rationale of my study and these are the hypotheses or research questions. वो आपने सब हेडिंग्स करके लिखने होते हैं, या अगर जर्नल कहता है कि सब हेडिंग्स की जरूरत नहीं है तो you can conclude by having using this paragraph of significance and rationale, or in similar you can main objective भी लिख सकते हो और hypothesis भी list कर सकते हो. जी next please. Now method section which is actually, अच्छा इससे पहले जो पूरे का पूरा सेक्शन है उसमें आपकी citations बहुत आएंगी, इंट्रोडक्शन में भी आएंगी, मीन्स कि you are acknowledging the authorship of the authors where you have taken that material and written down. बाज लोग कहते हैं जी जिस तरह वो लिखा हुआ है उसी तरह लिखें तो देने की जरूरत है, कि अगर मैं अपने लफ्जों में लिख दूं तो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एडवाइजेबल है कि आप अपने लफ्जों में लिखें, क्योंकि हर ऑथर का अपना एक स्टाइल होता है. अगर आप 2 लाइनें किसी ऑथर की उठा लेंगे, 2 लाइनें और, तो वो लगेगा कॉपी पेस्ट की हुई चीजें हैं और फ्लो नहीं आएगा उसके अंदर, रीडर के लिए फ्लो नहीं नजर आएगा, क्योंकि मेरा लिखने का स्टाइल फर्क होगा, दूसरे का लिखने का स्टाइल. आप उर्दू में देख लें कितने लोग लिखते हैं, आप लोग स्टाइल से बता देते हैं कि ये फलां की शायरी है, ये फलां का लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप वो मरबा बना देंगे तो वो कोई मजा नहीं आएगा रीडर को, उसका सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा. मेथड सेक्शन ऐसा है जहाँ पे आपको रेफरेंस देने की ऐसा जरूरत नहीं है, वो ज्यादातर अनलेस कि आप कोई स्केल किसी का यूज कर रहे हो या टेक्निक किसी की बोरो कर रहे हो, किसी ऑलरेडी कोई कन्वेंट है जो किसी रिसर्चर ने दी है, उनका रेफरेंस देना जरूरी है. अदर देन दैट यहाँ पे आप खुद से लिख रहे हो कि आपने रिसर्च कैसे की, क्या की और क्या क्या मेथडोलॉजी यूज की. मैं जनरली स्पीकिंग रिसर्च डिजाइन हैं, मेरे ख्याल रिसर्च डिजाइन सारे समझते हैं, रिसर्चर सोशल साइंसेस में हो या आप दूसरे रिपीटेड मेजर डिजाइन है या ये कोरिलेशनल डिजाइन है या ये यू नो बिफोर आफ्टर डिजाइन है, जो भी रिसर्च डिजाइन आपने यूज किया वो वहाँ यहाँ पे आप लिखेंगे. फिर उसके बाद आपके पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट और मटेरियल, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपके सारे डिसिप्लिन जो हैं वो इसमें कवर हो जाए. If you are using humans as your participant, then you will write participant. If you are using animal as a participant, then you will write subjects. And if you are using some material, वो आप फिर यहाँ पे उसका जिक्र करेंगे, मटेरियल बहरहाल आगे भी आएगा. So basic demographic information, gender, sex, location, race, ethnicity, socioeconomic status will be covered in this section. For example, जैसे मैं orphanage के बच्चों की तो the sample comprised of n number of children taken from these 2 orphanages in Pakistan, SOS or ye. So what we are saying is that here you are describing your participants and how did you recruit them. कहाँ से लिए, कौन थे, एजेस क्या थी, कितनी देर से ऑर्फनेजेस में, तो यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है योर सैंपल. एंड देन असेसमेंट मेजर्स ऑफ मटेरियल, complete detail. For example, you use 2 scales, one is for self esteem, other one is for confidence. तो उसका डिस्क्रिप्शन देना यहाँ पे जरूरी है. अगर आपने कोई केमिकल मटेरियल कोई भी यूज किया, आप अगर एग्रीकल्चरल साइंसेस के हो तो जाहिर बात है आप वहाँ पे अपनी क्रॉप का, अपने सीड्स का जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप दोगे. And procedure and techniques, how did you do that? For example, अक्सर हम राइट अप में ये मिस्टेक करते हैं कि हम प्रोसीजर मिस कर देते हैं. सैंपल लिख के सैंपल वार ये नहीं कहते कि वो प्रोसीजर में इनके हाउ डिड यू एक्चुअली एग्जीक्यूट योर रिसर्च, हाउ डिड यू कलेक्ट योर डेटा. अगर ऑर्फनेज है तो जाहिर बात है मुझे हर वो स्टेप कंसेप्चुलाइज करके लिखने की जरूरत है जो मैंने किया, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक परमिशन फ्रॉम द जेल, वो सॉरी जो ऑर्फनेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनसे ली, SOS से ली. आफ्टर गेटिंग परमिशन, ये एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट भी हैं. Subsequently, I took permission from the authors of the scales to use them in my research. Then मेरा जो research project है वो कहाँ से approve हुआ. आपकी इंटरनेशनली देयर आर बॉडीज, नेशनल देयर आर बॉडीज. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हो तो उसका बसर कर रहा होगा, या अगर हॉस्पिटल सेटिंग से डेटा लेते हो तो हॉस्पिटल की और में भी आजकल जो पब्लिकेशन वो जो है वो उन्होंने एथिकल कमेटीज बना दी हैं जहाँ पे आपको अपना प्रपोजल, तो वो यहाँ पे लिखना जरूरी है. और आजकल जो आपकी जो जब आप पब्लिश करते हो तो आपसे ये मांगते हैं एंड यू हैव टू प्रोवाइड इट एज एन नेक्स्चर कि ये कहाँ से अप्रूव हुआ है, एथिकल अप्रूवल आपको देनी पड़ती है. देन फाइनल सेक्शन जो मैं पर्टिकुलरली ऑन रिक्वेस्ट अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये डालें, और ये अब रिसर्च जर्नल्स भी डलवाना शुरू हो गए हैं, एथिकल कंसिडरेशंस.
کیونکہ ناؤ دے آر ویری کانشیس کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی انیتھیکل کر دیتے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے انٹرنیشنلی. فار ایگزامپل آپ نے کسی کا انفارمڈ کانسنٹ لیا, یہ جو پرمیشنس کی میں بات کر رہی ہوں, کیا آپ نے وہ پرمیشنز لی, تو یا آپ کا اگر اسکیل ایسا ہے, ڈپریشن کا اسکیل یوز کر رہے ہو ان بچوں پہ, تو ایسا تو کوئی آئٹم نہیں ہے جو ان میں ڈسٹریس کریٹ کر دے. اگر وہ ڈسٹریس کریٹ کرتا ہے تو ڈیڈ یو ہیو سم سائیکولوجیکل سپورٹ فار دیم, اور اف یو آر unable to arrange that, then there would be, you most probably are leaving them like آپ کو پتا ہے کسی کی ایک لفظ کہا ہوا بھی کتنا ٹینس کر سکتا ہے کسی دوسرے کو. ابھی اسٹریس مینجمنٹ کی میں تھوڑی سی سن رہی تھی, تو آپ کے سینئر سپیریئر آفیسر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں, کہنے کو وہ ایک بات ان کے لیے ہوتی ہے, لیکن سب-آرڈینیٹ جو ہے اس کا شاید ویکینڈ ہی ضائع ہو جائے اسی کے متعلق سوچ کے. سو ہم بعض دفعہ unknowingly we use some scales which are creating distress in our participants. And if we are doing that, we should try to, یا ہو سکتا ہے آپ کسی سے کوئی بچپن کے, اب ایسی پاپولیشن ہے نا, یہ آرفن بچے ہیں, اگر آپ نے ان سے کوئی ایسی ان کے پیرنٹس یا کوئی پریویس پاسٹ کی کوئی بات کر لی جس سے ان میں ڈسٹریس کریٹ ہو گیا, انہوں نے رونا شروع کر دیا, تو کیا آپ روتے ہوئے چھوڑ آئیں گے؟ نو یو وونٹ. یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو ڈسٹریس آپ نے کریٹ کیا اس کو آپ کمپنسیٹ کریں, اس کو آپ ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ اور کاؤنسلنگ سروسز ان کو پرووائڈ کی جائیں, اور یہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہم ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, بلکہ ٹرن آؤٹ ریٹ, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ 100 لوگوں نے اکثر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو کی پکچر ہم دے رہے ہوتے ہیں اور وہ پبلش نہیں ہوتا کام. اب تو خیر پبلیکیشن بھی ایک بزنس بن گیا ہے, کمرشل ہو گیا ہے, وہ میں اس پہ بات نہیں کرتی, لیکن اب یہ رسپانس ریٹ بھی پوچھنا شروع ہو گئے ہیں, وہ جو صحیح جینون ایلزویئر ہے یا اسپرنگر ہے, جب وہ پبلش کرتے ہیں تو وہ آرٹیکل میں پوچھتے ہیں کہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو 100 نمبر ہے آپ کا, تو کیا 100 کے 100 ہی رسپانس کر دیا؟ ایسا تو نہیں, آپ گن پوائنٹ پہ تو کسی سے ڈیٹا نہیں لے سکتے, اس میں سے ہو سکتا ہے 10 کہیں میں نہیں کرتا, 5 کے ایسے ہوں جو ڈسکوالیفائی کر گئے ہوں جنہوں نے رسپانسز. تو آپ کو یہ ڈائری رکھنی پڑتی ہے جس میں نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اتنے لوگوں کو اپروچ کیا, اتنوں نے ریگریٹ کیا فار دس ریزن, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ریٹن ان دس پروسیجرل پارٹ. جی نیکسٹ پلیز. Then comes the result section, and actually result section is about giving the providing information about how did you analyze data and how did you actually interpret that. میں نے صرف ابھی یہ صرف ٹیبل اور فگرس کا مجموعہ نہیں ہوتا, بلکہ جب آپ ریزلٹ سیکشن لکھ رہے ہوتے ہو تو یو ہیو ٹو رائٹ اے پریامبل saying that the following relisting your hypothesis, کہ یہ hypothesis تھی, data gathered was subjected to analysis using let's say آپ نے SPSS یوز کیا ہے اور اس کے اندر آپ نے inferential and descriptive statistics یوز کی ہیں, اور descriptive statistics usually ہم یوز کرتے ہیں to describe our data and also to describe our sample. تو inferential statistics ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں to test the hypothesis. تو جو hypothesis number 1 was analyzed using correlational analysis or regression analysis and the data is presented in table such and such. تو یہ ایک ٹیبل کا صرف میں نے سیمپل دی ہے, آپ ٹیبل بھی دے سکتے ہیں, آپ فگرز بھی دے سکتے ہیں, but please try to make sure that you don't repeat the information given in table in form of figure. یہ نہیں ہے کہ مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ٹیبل میں بھی دے دیا اور اسی کو پھر آپ نے فگر میں دے دیا. آپ کے آرٹیکل کے اندر آپ کو نمبر لمٹ, پیپر ورڈز کی لمٹ دی ہوتی ہے اور آپ کو پیجز کی لمٹ بھی دی ہوتی ہے, تو آپ کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کا ٹیبل دے دیا تو فگر دوسرے کی دے دیں, ریپیٹیشن نہ کریں کسی چیز کی بھی. جی نیکسٹ پلیز. اچھا اس میں یوزلی جب آپ لکھ رہے ہوتے ہو ٹیبل سوری ریزلٹ, تو آپ کو ہائپوتھیسس لکھنے کے بعد ٹیبل دینا ہے, ڈیٹا از presented in table such and such, ٹیبل دے کے اسے انٹرپریٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل self esteem and confidence were highly correlated with each other or they had negative correlation with each other.
یہ بڑا سمپلسٹک میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور ریگریشن انالیسس میں بھی آپ اگر کر رہے ہو سوفسٹیکیٹڈ refined analysis and you have n number of variables where there are predictors and outcome variables, تو آپ اس کو پھر ڈسکرائب کرتے ہو کہ یہ significant predictor نکلا, یہ نہیں ہے, اس نے اتنی variance account فار کی. So یہ آپ کو therefore hypothesis supported. You conclude by saying hypothesis supported, not supported, partially supported. تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ویریبل پریڈکٹ کر گئے ہوں, کچھ نہ کیا ہو, کچھ کی کورلیشن ہو, کچھ کی نہ ہو, ایز یو ہائپوتھیسائزڈ. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہائپوتھیسس کو زبردستی سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. بعض دفعہ لوگ ڈیٹا کو فیبریکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ ایک اور انیتھیکل پریکٹس ہے, تاکہ آپ کی ہائپوتھیسس سپورٹ ہو جائے. آپ کا مقصد کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی میم آپ کی آواز کلیئر ہے. کلیئر ہے. ایک پارٹیسپینٹ کا آیا کہ شاید کلیئر نہیں ہے, سو آئی تھنک آئی ول اسپیک لٹل لاؤڈر. تو آپ کو جو جب آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو پراپرلی لکھ کے ہائپوتھیسس سپورٹ اور ناٹ سپورٹ لکھ کے آگے پھر دوسری ہائپوتھیسس پہ چلیں گے. اور ٹورڈز دا اینڈ آف ریزلٹ سیکشن یو ول رائٹ مین سمری آف دا فائنڈنگز, کہ میجر فائنڈنگز کیا ہے. اور اس کے بعد I'm still not audible. آپ کی آواز کلیئر ہے, وہ ان کی انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہوگا, آپ سے کائنڈلی اپنا انٹرنیٹ چیک کر لیجیے. ہاں جی انٹرنیٹ تو ٹھیک ہے, فل آ رہے نو ہیں. نو میم آپ کا کلیئر ہے, میں سر سے گزارش اچھا کرتا ہوں. پارٹیسپینٹ کی بات کریں جو بیٹھے ہیں, جی ٹھیک ہے. اچھا جب ڈسکشن آئے گی تو ہم نے وہ میجر فائنڈنگز اٹھانی ہے جو ہم نے مین فائنڈنگز اوپر لکھی ہیں, رزلٹ کنکلوڈنگ کرتے ہوئے رزلٹ کی طرف. یہ نہیں کہ ہر چیز کو ڈسکس کرنا ہے. تو آپ نے وہ ہائپوتھیسس کو دیکھنا ہے, رزلٹ کی کے اندر جو فائنڈنگز آئی ہیں ان میں سے فائنڈنگ نمبر 1 واز دس, اس کو ڈسکس کرنا ہے. اینڈ دین یو موو آن ٹو دا سیکنڈ ون اینڈ تھرڈ ون, اینڈ ڈسکشن از آلسو اے پارٹ ویئر یو ڈسکس. آپ صرف لکھ نہیں دیتے کہ جی فائنڈنگ یہ تھی, یو ڈو ناٹ sometimes this is the most difficult part which people find it difficult. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کی تھوڑی سی اوریجنلٹی چاہیے ہوتی ہے, تھوڑی سی تھاٹس چاہیے ہوتی ہیں, کلیکشن چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے. لیٹ سے آپ کی ہائپوتھیسس جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہوئی, تو یو ہیو ٹو لک ایٹ کہ واٹ ہیپنڈ, why it is so different. آج تک 100 ریسرچز ہوئی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس آپس میں ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں, لیکن میری اسٹڈی میں سیلف اسٹیم اینڈ جو کانفیڈنس سیلف کانفیڈنس ہے ان میں نیگیٹو ریلیشن شپ آ گئی ہے. تو ہاؤ ڈو آئی انٹرپریٹ؟ آئی نیڈ ٹو انٹرپریٹ اٹ. آئی کانٹ گو اینڈ سے کہ ہاں یہ اور بات ہے. یہ بھی اب میں اس میں آتی تو نہیں, لیکن ایس پی ایس ایس میں اسٹیٹس میں جب آپ ڈیٹا ڈال رہے ہوتے ہو تو بعض دفعہ آپ کے جو ویریبلز ہیں ان کو ریکوڈ کرنا پڑتا ہے. کچھ ٹرمز ایسی, کچھ کوسچنز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جو لو سیلف اسٹیم کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پلس کے لیے. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں آتھرز جب اسکیل بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا نہ بنے کہ ایک جیسے جواب دیتے رہیں, یس 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 کرتے جائیں. تو وہ ان کو الرٹ رکھنے کے لیے وہ دوسری ڈائریکشن کے نیگیٹو ڈائریکشن کے کوسچنز بنا لیتے ہیں. لیکن جب ایک سائنٹیفک ریسرچ کے اندر جب ہم ریسرچ کر کے ڈیٹا ڈال رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو ریکوڈ کیا ہے, ان کوسچنز کو, ان کو یونی ڈائریکشنل میں نے کرنا ہے, بھلے وہ میں لو سیلف اسٹیم کی طرف لے جاؤں یا میں ہائی سیلف اسٹیم کی طرف لے جاؤں, لیکن ان کو ہونا یونی ڈائریکشنل ہے while before analyzing data. اگر میں نے وہ نہیں کیا تو وہ جو پازیٹیو ڈائریکشن والے کوسچنز ہیں وہ نیگیٹو والوں کا نلیفائی کر دیں گے آپس کو, وہ ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گا. تو بعض دفعہ ہماری فائنڈنگز اس لیے بھی غلط آتی ہیں. تو ہمیں جب اس طرح کے رزلٹ آتے ہیں تو ڈسکشن یا کنکلوژن یا اس کو فائنلائز کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں اسے ڈیٹا سکین کرنا. اگر آپ کے ان یوزول تو سب سے پہلے اپنے ڈیٹا کو دیکھیں, اپنی میتھڈالوجی کو دیکھیں. اوکے ہو سکتا ہے, اب میں آپ کے ساتھ ایک ریسرچ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے ایک ریسرچ کرائی تو اسٹوڈنٹ سے ہی اسمال اسکیل اسٹڈی تھی. ایک بچے جو کہ انٹیکٹ فیملی سے اور آرفنیجز میں رہنے والے بچے,
एंड यू नो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी हार्ट। अब वो जो दो सेट ऑफ बच्चे थे, एक हमने हाइपोथेसिस ये बनाई कि वो बच्चे जो कि माँ बाप के साथ पल बढ़ रहे हैं, उनकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी होगी, वो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, वो बड़ी कंपेयर टू दोज हु आर इन orphanages. And the results were entirely different. The children in orphanage SOS, they were much more confident than those who were reared by the families, intact families. लेकिन क्योंकि हमने intact family वो ली जो low socio-economic status की थी, ये है discussion कि how do I defend my findings? And how do I defend my findings? By describing the infrastructure and the facilities provided by SOS, and looking at what kind of facilities they are being provided at home. पेरेंटिंग कैसी मिल रही है वहाँ पे, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ है वहाँ पे, एक अच्छी उनकी नरिशमेंट हो रही है, खाना मिल रहा है, इस घर में क्यों नहीं हो रहा? तो आपको ये चीजें सारी इस डिस्कशन के अंदर लेके आनी होती है। एंड देन यू हैव टू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट लेके आना है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ अपनी फाइंडिंग्स को रिलेट करना है। स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस भी आपकी डिस्कशन का हिस्सा होती हैं। यू लुक एट पॉजिटिविटी के जी आपकी आपकी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर रिसर्च, क्या आपकी रिसर्च में, हम अक्सर लिमिटेशंस तो लिख देते हैं और हम वैसे आपस की बात है, हम देखते ही चीजें सबसे पहले हम नेगेटिव चीजों की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव की तरफ हम ध्यान नहीं देते। आपके रिसर्च में कोई बेहतरीन चीज होगी, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और वो लिखिए कि ये वन स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टडी वाज कि ये जो भी आप कहना चाहते हैं, और लिमिटेशन क्या है, और फिर कंक्लूड करना है आपने, कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा एंड में कि इसमें क्या आपने क्या क्या आपकी कंक्लूजन क्या है कि ये रिसर्च जो है वो कितनी यूजफुल है, इम्प्लीकेशंस इसकी फाइंडिंग्स की क्या है। लेकिन क्योंकि ये आर्टिकल हम लिख रहे हैं, ये हम थीसिस नहीं लिख रहे, इसलिए वी हैव टू बी रियली वेरी वेरी कंसाइज, and towards the end we have to acknowledge the sources of funding and all those who contributed but could not be given authorship. और ऑथरशिप क्रेडिट जैसे मैंने कहा कि वो क्लियरली स्टेटेड है एपीए के मैनुअल के अंदर कि किसको ऑथरशिप क्रेडिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑथरशिप क्रेडिट का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि आई रिसीव्ड अ मेल ईमेल फ्यू वीक्स अगो, और वो मैंने एचएससी को भेजी। उसमें लिखा हुआ कि अगर आप ऑथरशिप अर्न करना चाहते हैं तो इतने डॉलर्स दे दें और इतने रुपए दे दें, क्योंकि हम अमेरिका के या वेस्टर्न कंट्रीज के हमारे पास कुछ ऑथर्स हैं जो हमें लिख के देते हैं और हम पेमेंट बेसिस के ऊपर ऑथरशिप दे रहे हैं। आई वाज रियली रियली शॉक्ड एंड सेंट दैट टू एचईसी कि खुदा के लिए देखें ये क्या हो रहा है। मेरी अब उम्र नहीं है कि मैं इस तरह के कामों में पढ़ूं, क्योंकि आई हैव अबाउट 200 रिसर्च आर्टिकल्स या ऑलमोस्ट। मुझे अब इस वक्त हो भी जरूरत तो आई वुड नॉट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ। तो अभी जो ऑथरशिप है, लोग फंडर्स ढूंढते हैं कि सऊदी अरब में कोई बैठा हुआ है जिसने रिसर्च नहीं की लेकिन वो फी दे सकता है मेरे आर्टिकल की। तो ये रैट रेस जो है ना, अभी हम कोशिश में, बिकॉज आई एम part of some committees in HEC, we are trying to counter it कि this should not be done, this is not done, क्योंकि अब young generation के अंदर ये जो प्रैक्टिसेस आती जा रही हैं, और हाउ कैन अफोर्ड मिलियंस ऑफ रुपीस, जो मैंने लाख रुपया इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश करने के लिए, फिर उन्होंने इसी तरह की हरकतें करनी है, लोगों को ढूंढना है। तो ये आपको आप और एक मेरे ही जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे लिखा कि मैडम आप मेरे साथ ऑथर बन जाएं। मैंने कहा क्यों बन जाऊं, मैंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने रिव्यू किया है मेरा आर्टिकल। मैंने कहा आपको कैसे पता चला मैंने रिव्यू किया? तो रिव्यू करने वाला तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही आ जाता है, तो वो कैसे बन जाएगा? क्योंकि जब आपने रिव्यू किया, नाउ आर्गुमेंट वाज, इट वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, आर्गुमेंट उसकी ये थी कि मैडम क्योंकि आपने रिव्यू किया, आपने इतना अच्छा रिव्यू किया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ऑथरशिप मिले। मैंने कहा वो तो मेरी मजबूरी है, मैंने देने थे अपने कमेंट्स, बट इट डजंट मीन दैट यू ऑफर मी दिस काइंड ऑफ ऑथरशिप, मैं नहीं लूंगी। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये ऑथरशिप भी अर्न करना एक सब्सटेंशियल आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टिल कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च। ये नहीं है कि आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि आपने पैसे दे दिए तो ऑथरशिप मिल गई। आप मियाँ हैं तो बीवी का नाम लिख दें, बीवी है तो मियाँ का नाम लिख दें। और एग्रीकल्चर और साइकोलॉजी के आर्टिकल्स जो हैं उनमें एग्रीकल्चर में छप रहा है साइकोलॉजी के आर्टिकल वाले का आर्टिकल। सो ये बहुत हौच पौच है, इसलिए प्लीज इन चीजों को बहुत देख लीजिएगा, ये एथिक्स में भी आएंगे। जी नेक्स्ट प्लीज। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो प्लीज डोंट माइंड, मैं बस
I'm a little blunt to say these things. जी next please. ओहो कह रहे आवाज नहीं आ रही जी. नेक्स्ट स्लाइड. स्लाइड चेंज कर दीजिए. आवाज आ रही है लेकिन वो पता नहीं स्लाइड क्यों नहीं चेंज कर रहे. चाय तो नहीं पी रहे. Right, now we talk about research ethics, very close to my heart. Research ethics are required at across all different levels: conceptualization level, execution level, reporting level, and publishing level. जी next. कंसेप्चुलाइजेशन लेवल के ऊपर एक्चुअली ये वो लेवल है जब आप अपना टॉपिक चूज कर रहे होते हैं, कंसेप्चुलाइज कर रहे होते हैं रिसर्च. जी जी नेक्स्ट प्लीज. स्लाइड चेंज कर दे. अच्छा चले मैं कंसेप्चुलाइजेशन लेवल का आपसे बात कर लेती हूँ. ये वो लेवल है जहाँ जब आप टॉपिक चूज कर रहे होते हैं. तो टॉपिक चूज करते वक्त बड़ा जरूरी है कि आपको ये आइडिया हो कि आपके पास एक्सपर्टीज है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू लुक एट. आप स्लाइड चेंज कर दें काइंडली. कि आप जब टॉपिक चूज कर रहे हो तो क्या आपके पास आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने एफिकेसी ऑफ सर्टेन टेक्निक ऑन पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन देखना है. तो आप तो थेरेपिस्ट नहीं है. तो क्या करोगे? नहीं करेंगे. आप आर्टिकल नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे बिकॉज यू डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज. और अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आपको वो अगर बहुत कीन है तो फिर आप उसमें पहले थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में एक्सपर्टीज लें, उसके बाद रिसर्च करें. दूसरी कंसेप्चुलाइजेशन लेवल के ऊपर लॉजिस्टिक्स को देखना भी है कि आपने कहा जी मैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करूंगी, 2 साल के बाद फिर आऊंगी. तो आपकी जो जो काम है आपका एमफिल का या पीएचडी का, वो अलाउ नहीं करता कि आप इतना लंबा लंबा काम. तो टू गुड मतलब बहुत हाई एस्पिरेशन वाले काम या ऐसे काम जिनके लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, वो कंसेप्चुलाइज ना कीजिए. दूसरा कंसेप्चुलाइजेशन लेवल के ऊपर ये भी देखने की जरूरत है कि रिसर्चर की अपनी हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी किसी कंडीशन पे काम तो नहीं करने जा रहे जो इन्फेक्शियस हो और योर हेल्थ बिकम्स कॉम्प्रोमाइज्ड. इसमें दोनों सुपरवाइजी दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो प्रॉपरली इस चीज को देखें बिफोर एंडिंग इन ट्रबल. जी नेक्स्ट स्लाइड बदल दीजिए प्लीज. एग्जीक्यूशन लेवल के ऊपर है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो बहरहाल ये मैं बात कर चुकी हूँ. To work out whether the project will be manageable in given time, to seek institutional approvals, to seek authors approvals for using copyright material. For example, आपने conceptualize कर दिया कि मैंने ये variables study करने हैं, ये scales करने हैं, आपको approval permission नहीं मिली authors की, तो क्या करेंगे? वहाँ बैठ जाएंगे. तो ये सारी logistics पहले देख लें before you prepare your synopsis or you work on a project. जी next please. एग्जीक्यूशन के अंदर मेथडोलॉजी के अंदर आपको आएगा कि डीलिंग विद द रिस्क, कि अगर कोई रिस्क इम्पोज हो रहा है तो उसको आप कैसे डील करोगे. बाज़ दफ़ा यू विद होल्ड इंफॉर्मेशन. ये अगला नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्शन और डिब्रीफिंग, उस पर मैं बाद में बात करती हूँ. पार्टिसिपेंट का एक तो परमिशन सारों की लेनी है एग्जीक्यूशन लेवल पे. डेटा कलेक्ट करना है तो उन लोगों से परमिशन लेनी है. स्कूल में करना है तो शायद आपको प्रिंसिपल लेवल पे, बाज़ दफ़ा आपको डीपीआई लेवल पे भी जाना पड़ता है क्योंकि कॉलेज की स्कूल की जो डायरेक्टरेट्स हैं उनसे ले लेंगे तो वो फिर हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेसेस आसानी से आपको डेटा कलेक्ट करने. सिमिलरली हॉस्पिटल सेटिंग्स में अगर लेना है तो उनके एमएस से, या हो सकता है वो कहेंगे जी हम नहीं देंगे, हमारा कोई फलां सुपीरियर ऑफिसर देगा. सो ऑल दीज परमिशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कोई बात नहीं हम इधर उधर. मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट थी who wanted to work with army personnel because her father passed away in a bomb blast, वो जो पिंडी में कोई हुआ था. तो उसने कहा मैंने इसी पे करना है. मैंने बहुत समझाया कि तुम्हें आर्मी वालों ने परमिशन नहीं देनी. वो कहती है मैडम कोई बात नहीं, मैं स्नोबॉल सैम्पलिंग से लोगों को जानती हूँ. मैंने कहा यू विल नॉट बी एबल टू पब्लिश इट. अगर आपने काम करके शेल्फ कर देना है तो व्हाट्स द पॉइंट, बिकॉज यू डू योर वर्क बिकॉज यू वांट टू पब्लिश इट ताकि
पब्लिश करना क्यों ज़रूरी है ये मैंने शुरू में आपको बताना था या आपसे बात करनी है। पब्लिश करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपकी एक साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शेयर द वर्क यू हैव डन विद अदर सिमिलर काइंड ऑफ पॉपुलेशन, और वो उनको पता होता है कि आपके फील्ड में काम हो रहा है, बजाय इसके कि वो थीसिस लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं कोई और वही रेपिटिशन होती जा रही है और वो आउटडेटेड हो जाती हैं फाइंडिंग्स, लोग फिर रिसर्च करना शुरू हो जाते हैं। रिसर्च ये भी एक साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काम करे उसको पब्लिक करे, भले वो अखबारों में करे, टीवी पे करे, टॉक शोज में करे फाइंडिंग्स अपनी शेयर, या फॉर्मली पब्लिश करे। तो ये जब हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लिया था। मतलब अक्सर औकात मेरे से कोई पार्टिसिपेंट जब मैं बनती हूँ तो आते हैं, कहती हूँ कि तेरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है? अच्छा मैडम वो भी लेना है। आपने मुझसे मुझसे तो परमिशन लेनी है कि मैं उसका हिस्सा बनना भी चाहती हूँ कि नहीं। ये थोड़ी है कि कैमरा पकड़ो, फोन पकड़ो आके तो मेरे से डेटा कलेक्शन, मैडम मैं आ गया। नहीं, रिसर्च बड़ी एक रिगरस एक्सरसाइज है, मटिकुलस है, एथिकल है, इसको उसी तरह एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। डीलिंग विद डिसेप्शन एंड डीब्रीफिंग, बाद दफा आप इंफॉर्मेशन विद होल्ड करते हो और करते हो तो उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए डेटा तो उसके बाद उनको बताना ज़रूरी है कि जी ये इसलिए आपको नहीं बताया गया क्योंकि इसकी वजह थी कि अगर को बता दिया जाता तो हो सकता है फाइंडिंग्स फ़र्क होती। बाद दफ़ा पर्पज़ ही इंफॉर्मेशन विद होल्ड करना होता है, लेकिन उसको फिर डीब्रीफ करना उसके बाद भी बड़ा ज़रूरी होता है। रिसर्च विद एनिमल्स इनके अपने हैं, को कहते हैं कि जी एनिमल राइट्स वाले कहते हैं कि एनिमल्स के ऊपर इनकी हाउसिंग कैसे करनी है, उनको कैसे उनका ख्याल रखना है, अगर आपने उनको ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यूज़ किया तो उनको डिस्कार्ड कैसे करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और नंबर नंबर 2, अगर एनिमल की हाउसिंग से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तो उसका कैसे ख्याल रखना है। रिपोर्टिंग लेवल के ऊपर डेटा को जेन्युइनली रिपोर्ट करना है एज इट इज़, लेकिन इसमें ये ज़रूर ख्याल रख लें, जैसे मैंने पहले बात की कि कोडिंग, रीकोडिंग ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर की। बाज़ दफ़ा एंट्री एरर हो जाता है, आपका सिंगल डिजिट वेरिएबल है, आपने 2 डाल दी है, तो डेटा स्कैन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So to report result genuinely and not to fabricate data to support hypothesis. हम unknowingly नेगेटिव को साइन को नोइंगली बल्कि करते हैं, अननोइंगली तो नहीं करते, कि कोरिलेशन की टेबल दी तो अगर निकला नेगेटिव रिलेशनशिप तो गलत आ गई, होनी तो पॉजिटिव चाहिए थी, तो नेगेटिव का साइन टेबल से उड़ा दिया। सो दिस इज नॉट डन। ये आप जाके पीछे डेटा पे देखें कि क्या मसला है, अगर वो वाकई ऐसा आ रहा है तो फिर उसे जस्टिफाई करें, उसको फिर डिस्कस करें उस फाइंडिंग्स को। हो सकता है आपकी फाइंडिंग जो है नए रास्ते खोल दे फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, क्योंकि देखिए साइंस के अंदर फैक्ट्स बहुत कम बनते हैं ना, लॉज या फैक्ट्स। लॉज जो बन रहे होते हैं वो आपकी नेचुरल साइंसेज में, हमारे सोशल साइंसेज में तो वो थियरीज ही रहती हैं। तो थियरीज आर रिफ्यूटेबल एट एनी टाइम, हाइपोथेसिस आर रिफ्यूटेबल एट एनी टाइम। सो इवन साइंस में भी कर नई चीज आ रही है तो आए, मतलब हो सकता है आपने कोई केमिकल ऐसा इस्तेमाल कर लिया हो, उसका कोई कंसंट्रेशन का मसला हो, उसके कोई फ्लेम का मसला हो। मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन आपको पता हुआ है कि कौन सी कंफाउंडिंग्स आ सकती हैं जिनकी वजह से रिजल्ट खराब हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या फाइंडिंग्स आ सकती हैं। सो रिपोर्ट एज द डेटा इज, not to fabricate it, not to make it up, not to do any hodgepodge with your data. जी next please. जी नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे एथिक्स आएंगे, पब्लिकेशन एथिक्स। अच्छा, इसमें मैं आपको से शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक पब्लिकेशन फॉर एथिक्स फॉर ऑथर्स, एडिटर्स एंड रिव्यूअर्स बनाए थे फॉर हायर एजुकेशन कमीशन, और उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उनको देख लीजिएगा, वो काफ़ी डिटेल्ड है इसलिए मैं यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि एथिक्स सबके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप पेपर राइट अप कर रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो रिसर्च, तो उस वक्त ज़रूरी है। एडिटर, एडिटोरियल बोर्ड के लिए ज़रूरी है कि उनकी कोई बायसेस ना आए और वो आपके पेपर को प्रॉपरली रिव्यू करवाएं। कई दफ़ा आपने देखा है कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जिनका आपके साथ खुदा वास्ते का बैर होता है, आपका आर्टिकल, आपके स्टूडेंट का आर्टिकल वैसे ही वो फाइलों में दबा के रख लेते हैं, तो वो एक ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो नहीं होने चाहिए। रिव्यूअर्स हैं, रिव्यूअर्स के भी बायसेस हो सकते हैं, इसलिए यूजुअली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि डबल ब्लाइंड रिव्यू हो, जिसको भेज रहे हो उसे भी ना पता हो, जिसका जा रहा है उसे भी ना पता हो, ताकि ये एक न्यूट्रल वे में रिव्यू आपके पास आए। तो बहरहाल ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उधर देख सकते हैं।
ऑथरशिप क्रेडिट एक बहुत बड़ा इशू है फॉर दोज हु हैव सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूटेड इन उनको मिलेगा जिन्होंने कंसेप्चुलाइजिंग में हेल्प किया, कंडक्टिंग रिसर्च, राइटिंग अप रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें अगर किसी ने आपको डेटा एनालिसिस में सब्सटेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की और दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड विद योर सुपरवाइजर, क्योंकि अक्सर आप जब पीएचडी एमफिल कर लेते हो तो उसके साथ कोई 10-12 जो है ना वो आ जाते हैं ऑथर्स जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, क्रॉस कल्चरल रिसर्चेज है, मेरी अपनी है जिसमें अगर 60 कंट्रीज की रिसर्च है तो 60 तो ऑथर्स होंगे ना, तो वो एक्सेप्टेबल है। वो मतलब वो ज़ाहिर है, वो जनरली स्पीकिंग आप इतने मुल्कों का डेटा ले रहे हो तो जहाँ जहाँ से डेटा लिया है उनकी ऑथरशिप तो आएगी। सो गिफ्ट पब्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ या रिश्तेदार या हाँ सीनियर ऑफिसर बॉस। मैं जब लोगों की 500 पब्लिकेशन देखती हूँ मुझे समझ नहीं आती कैसे कर लेते हैं। एक साल में एक पब्लिकेशन हो जाए बड़ी होती है, लेकिन कैसे होती हैं वो इसी तरह होती हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइट बी एक्सपेक्टिंग कि जी हर पब्लिकेशन जो निकले उसमें मेरा नाम भी आना चाहिए। नो, मोस्ट ऑफ द जर्नल्स रिक्वायर ऑथरशिप फॉर्म फिल्ड, तो आपने अंडरटेकिंग देनी होती है कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर ने कि जी ये जो मैं ऑथरशिप रिपोर्ट कर रहा हूँ ये ठीक है, और उनके साइन करवाने होते हैं। जी नेक्स्ट प्लीज। प्लेजरिज्म की किसी ने बात की तो उस पर भी मेरा ख्याल है इसमें एपीएस के कुछ कोड लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एपीए के रिसेंट मैनुअल में आपको क्लियरली मिल जाएंगे। मैम जी जी मैम 20 टाइम minutes are left. जी 20 minutes are left, ma'am. ओके वी विल बी एबल टू मैनेज इंशाल्लाह। एथिक्स कोड्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आपके पॉलिसीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जिसमें आप इंटरवीन नहीं कर सकते या रिसर्च नहीं कर सकते। आपको हमेशा देखना होता है जब रिसर्च कंसेप्चुलाइज कर रहे होते हो रिस्क एंड बेनिफिट रेशो, कि अगर मैं किसी को रिस्क में डाल रहा हूँ तो उसका बेनिफिट कितना है। अगर तो बेनिफिट ज्यादा है तो यू कैन गो अहेड विद इट, अगर रिस्क ज्यादा है तो फिर यू वोंट प्रोसीड। तो रिस्क कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल इंजरी, एनी टाइप ऑफ रिस्क हैज टू बी अवॉइडेड। इनफॉर्म्ड कंसेंट में आपको इस पे पहले भी बात कर चुकी, डीब्रीफिंग पे भी बात कर दी, डिसेप्शन में भी बात कर दी कि जब डिसेप्शन यूज हो तो आपने उसको डीब्रीफ मीन के आफ्टर कंडक्टिंग और डेटा कलेक्शन आपने उसको डीब्रीफ करना होता है, उसे बताना होता है, उसे शेयर करना होता है कि ये मैंने आपसे इंफॉर्मेशन विद होल्ड की थी। जी नेक्स्ट प्लीज। एनिमल्स के लिए भी उधर क्लियरली रिटर्न है कि आप किस तरह से एनिमल के ऊपर रिसर्च करेंगे, उनको भी पेन इन्फ्लिक्ट नहीं करनी है। अगर डिस्कम्फर्ट है तो हो रहा है उसको तो कोई अल्टरनेट प्रोसीजर्स यूज करें, अगर और एज अ लास्ट रिजॉर्ट आप इस तरह की प्रोसीजर्स यूज करें जहाँ पे अगर आप समझते हैं कि जी ये किसी की जिंदगी और मौत, कोई ऐसी ड्रग बना रहे हैं जिनको आपने टेस्ट करना है, तो ये कुछ आपको एथिक्स जो है उनको जहन में रखना होता है। जी प्लीज नेक्स्ट प्लीज। Right, now avoiding plagiarism. When previously published work contributes to an investigator's thinking about a research study, तो आप जाहिर है इंट्रोडक्शन का चैप्टर, लिटरेचर का चैप्टर, डिस्कशन, दे आर हैवीली लोडेड विद एग्जिस्टिंग लिटरेचर और उनकी साइटेशन वहाँ पे आनी चाहिए। मुझे याद है जब मेरा सुपरवाइजर कोई भी काम चेक करता था तो मैं लिख रही होती थी, तो आप जाहिर है सीख रहे होते रिसर्च जब, तो वो इतनी हर जगह पे वाई व्हाट व्हेन वेयर, तो आप जब रिसर्च साइट कर रहे होते हो तो आपने वहां पे सब कुछ ही लिखना होता है कि ये रिसर्च पाकिस्तान में की गई, ये यूएसए में की गई, ये यूरोप में की गई, ये कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, ये तो वो इस तरह की बथेरी क्वेरीज, और फिर उसके बाद फिर वो अपने पैरेंथेसिस के अंदर उनकी साइटेशन देनी होती है। अगर आप नहीं करते तो ये एक सीरियस एथिकल ब्रीच है और जिसको कहते हैं प्लेजरिज्म। Authors who submit research manuscript to majority of renowned journals, bulk most of the journals, they have to submit similarity index report. Usually जो acceptable है that is about 19 or 18, और उससे beyond चली जाएगी तो आपको कहा जाता है कि जी इसको आप plagiarism को कम करें, या तो आप रिफ्रेस करें या ऑथरशिप एक्नॉलेज करें, और ये acceptable limit से beyond नहीं जानी चाहिए। So plagiarism is actually writing or quoting or giving or citing somebody's work without acknowledging them. तो आपको acknowledge करना बहुत जरूरी है। जी next please। अब जनरल फॉर्मेट
के अंदर भी ये आपको गाइड करता है कि जी पेपर इतना होना चाहिए, फॉन्ट्स इतने होने चाहिए, फॉन्ट टाइप कौन सी होनी चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन अक्सर एडवाइजेबल है, मार्जिन कितना होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, बॉटम पे पेज नंबर कहाँ पे आना चाहिए। ये इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि यू जस्ट कंसल्ट व्हाट द जर्नल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। जर्नल ने अपनी जो गाइडलाइन दी होती है ना कि सिंगल लाइनर होना चाहिए, इंडेंट होना चाहिए दोनों साइडों पे कि नहीं। यूजुअली कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लेफ्ट पे इंडेंट होना चाहिए, राइट पे ऐसे ही छोड़ दें अनइवन सा। अच्छा देखने में नहीं अच्छा लग रहा होता, लेकिन वो क्योंकि कहते हैं तो उसी तरह करना पड़ता है। जी नेक्स्ट प्लीज। हेडर्स, पेज नंबर्स, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज दैट? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है इसमें। ऐसा तो नहीं है कि किसी के कोई बाद में क्लेम कर ले कि ये मेरी ऑथरशिप थी या मेरा काम था, या इसने मेरा काम लिया, या ये जो, तो आपने ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू हैव टू डिक्लेयर ऑल दोस कॉन्फ्लिक्ट of interest if any. If not, then there would be a problem. Study registration approval information from आपके जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है, आपके यूनिवर्सिटियों में आप बने हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बने हुए हैं। एनिमल रिसर्च एक्नॉलेजमेंट्स आपने करनी होती है, फंडिंग को एक्नॉलेज करना होता है। ये पहले भी बात होगी कि टुवर्ड्स द एंड यू हैव टू एक्नॉलेज ऑल दोस हु हैव helped you, facilitated you, maybe kind of a support, and then funding। ये नहीं है कि फंड किया है तो वो आप कह सकते हैं कि उसने फंड की, फॉर रिसर्च फंड है। फॉर एग्जांपल दिस रिसर्च वाज फंडेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और साइंस फाउंडेशन, या जिसने भी आपको फंड किया है वो यहाँ पे, लेकिन उनको ऑथरशिप नहीं मिलती। सो दैट हैज टू बी एक्नॉलेज्ड। जी नेक्स्ट। आई थिंक दैट्स इट, लेकिन राइट ये साइटेशंस की कुछ है एग्जांपल्स हैं कि अगर वन ऑथर होगा तो कैसे इसको करोगे साइटेशंस को, टू ऑथर्स होंगे तो कैसे साइट करोगे। दैट इज राइटिंग ऑथर्स नेम्स विद इन द टेक्स्ट। और रेफरेंसेस की भी ये टू मच लंबा हो जाता, इसलिए मैंने ये इसको यहीं तक कन्फाइन किया है। जी नेक्स्ट। ये आपको वैसे प्रेजेंटेशन मिल जाएगी होपफुली। सो रेफरेंसेस की भी थोड़ी बहुत किस्में हैं। रेफरेंसेस यूजुअली यू अरेंज देम अल्फाबेटिकली, और अल्फाबेटिकली भी सर नेम पहले आता है फिर फर्स्ट नेम आता है। कुछ लोगों के मिडिल नाम आता है तो मिडिल और फर्स्ट नेम दोनों की एब्रीविएशंस आती हैं। देन ईयर आता है पब्लिकेशन का, देन नेम ऑफ द जर्नल आता है। तो ये आपका एपीए मैनुअल आपको कंट्रीब्यूट करता है, और सॉरी गाइड करता है हर तरह के रेफरेंसेस लिखने, आर्टिकल का, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स का, बुक्स का। उसको कंसल्ट कर दीजिए क्योंकि इसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर लंबा हो जाएगा बहुत। जी थैंक यू वेरी मच। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, थैंक यू। आई होप मैं बहुत ज़्यादा चीज़ कवर नहीं की, मैं रिपीट किया अपने आप को, और आपको समझ आया कुछ। इस टाइम पे शायद दिमाग थोड़ा सा हमारा सो भी जाता है घर पे बैठे में आप चाय साथ साथ पी सकते हैं। सो प्लीज इफ एनीवन else wants to ask any question or comment. अस्सलाम वालेकुम मैडम। थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सदकाबाद। अच्छा